राधे राधे दोस्तों, मैं आज क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूं। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं वृषणजालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, स्खलन वाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और मूत्रमार्ग। मैंने पिछले वीडियो में ये आपको समझाई कि वृषण क्या है और वृषण की सूक्ष्मदर्शीय संरचना क्या है, उसका चित्र कैसे बनाएगा। मैंने इस टॉपिक पर इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो बना दिया है। तो चलिए बिना देर किए है आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं वृषणजालक या रेटेड टेस्टिस। सवाल उठता है कि वृषणजालक किसे कहते हैं। ये जो मैंने लिखा बाबू वृषणजालक, वृषणजालक को कहा जाता है रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस कहा जाता है, रेटेड टेस्टिस कहा जाता है। अब ये रेटेड टेस्टिस है क्या, मैंने पिछले दिन कुछ चीजें आपको समझाई थी। ये है आपका वृषण। वृषण वृषण दो स्तरों से आस्तरित होती है। बाहरी स्तर को ट्यूनिका वेजिनलिस कहा जाता है और इसके नीचे वाले को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहीं तक नहीं रुकता है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ धंस करके लगभग 200 से 250 कक्ष का निर्माण करता है। इस 200 से 250 कक्ष को वृषण पालिका कहते हैं। जिस कक्ष को वृषण पालिका कहते हैं, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। ये शुक्रजन नलिका जो यहाँ पर 200 से 250 कक्ष है, सभी में पाई जाती है। किसी में 1, किसी में 2 और अधिकतम 3 होती है। ये सभी शुक्रजन नलिकाएं एक जाल बनी संरचना, एक जाल रूपी संरचना में खुलती है। जिस जाल नुमा संरचना को वृषण जालक कहते हैं या रेटेड टेस्टिस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी वृषण के सभी वृषण पालिका में उपस्थित शुक्रजन नलिका नीचे की तरफ एक जाल नुमा संरचना के रूप में खुलती है और जिस जाल को वृषण जालक कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है कि वृषण जालक क्या होता है, ये कहां से निकलती है, ये किसके उलझनों से बनती है। ये सारा चीज पर चर्चाएं मैंने कर दी आपको कि वृषण जालक क्या होता है। वृषण जालक ये जो यहाँ जाल है, अब ये जाल आगे बढ़ता है 20 से 25 नलिका के रूप में। ये जाल केवल और केवल अब आगे, अभी बहुत इतना जाल है जिसको गिना नहीं जा सकता है, लेकिन अब जो जाल आगे बढ़ेगी, ये जाल आगे बढ़ेगी 20 से 25 नलिका के रूप में और इस 20 से 25 नलिका को शुक्रवाहिका कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वृषण जालक की ओर 20 से 25 नलिका के रूप में खुलती है या नलिका के रूप में आगे बढ़ती है और जिस 20 से 25 नलिका को शुक्रवाहिका कहते हैं। जिस 20 से 25 नलिका को बाबू शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका के बाद अब है आपका अधिवृषण। सवाल उठता है अधिवृषण किसे कहेंगे। ये जो 20 से 25 नलिकाएं निकली थी, अब ये सभी एक दूसरे से मिलकर के अति कुंडलित होती है और कुंडलित तो होकर के केवल और केवल एक नली के रूप में आगे बढ़ती है। ये कुंडलित होगा और कुंडलित होकर के एक नली के रूप में आगे बढ़ेगा। इसकी लंबाई तो 6 मीटर होती है, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, लेकिन यह अति कुंडलित होकर के लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी संरचना केवल 4 सेंटीमीटर में फिक्स हो जाती है। 4 सेंटीमीटर में ही फिक्स हो गई और जो संरचना बनाई वो कोमाकार संरचना बनाती है और जो बाबू संरचना बनाई वह कोमाकार संरचना बनाती है। मैं आशा करता हूं
यहां तक अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी। फिर से अधिवेशन एक बार समझिए, फिर अधिवेशन के आगे भी बहुत चीज है, अधिवेशन में अभी बहुत कुछ पढ़ानी है आप लोगों को, ध्यान से समझिए। ये जो 20 से 25 शुक्र वाहिका है, ये आगे केवल और केवल एक नली के रूप में आगे बढ़ती है, और जब एक नली के रूप में आगे बढ़ती है, यह लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है, और 6 मीटर लंबी संरचना अति कुंडलित होकर के 4 सेंटीमीटर के एक कोमाकार संरचना बनाती है, जिस 4 सेंटीमीटर के कोमाकार संरचना को अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस के 3 भाग, अगर यहां से यहां तक मैं मानूं यह एपिडिडाइमिस है, तो एपिडिडाइमिस के 3 भाग, एपिडिडाइमिस के 3 भाग कहोगे कौन कौन सा? ये जो यहां से जहां पर आकर के शुक्र वाहिका खुल रहा है, जिस जगह पर आकर के शुक्र वाहिका खुलता है उसे शीर्ष कहते हैं। जिस जगह पर आकर के शुक्र वाहिका खुलती है उसे शीर्ष कहते हैं। ये सबसे मोटा होता है, यह सबसे मोटा होता है। उसके नीचे के भाग को काय कहते हैं, इसके नीचे के भाग को, शीर्ष के जस्ट नीचे के भाग को काय कहा जाता है, और काय के नीचे के भाग को पुच्छ कहा जाता है। काय के नीचे के भाग को पुच्छ कहा जाता है। मैं आशा करता हूं यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे बोलते हैं कार्पस, इसे कहा जाता है कार्पस, इसे बोला जाता है बॉडी, इसे बोला जाता है कैपट। तो एक को कार्पस, बॉडी और कैपट कहा जाता है। तो अधिवृषण 3 भागों में बटी होती है, जो शुक्र वाहिका से खुलती है, शुक्र वाहिका से निकलती है, उसे शीर्ष कहते हैं। शीर्ष के नीचे वाले को काय कहते हैं, काय के नीचे वाले को पुच्छ कहते हैं, काय के नीचे वाले को पुच्छ कहा जाता है। अधिवृषण के कार्य भी कुछ है, वो भी जान लीजिए। अधिवृषण के कार्य, तो यह क्या क्या कौन कौन सा काम करता है, व्हाट इज वर्क ऑफ या व्हाट इज फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। सबसे पहला, यह शुक्राणुओं के कुछ समय के लिए संग्रहण करता है, अर्थात यह अस्थायी संग्राहक का कार्य करता है, ये परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए शुक्राणुओं को संग्रहित करके रखता है, पहला बात। और दूसरा बात याद रखिएगा, यह शुक्राणुओं को चूंकि यहां रखा है तो कहीं रुकिएगा तो आपको भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि शुक्राणु अभी रुका हुआ है अधिवृषण में, इसे भी भोजन की आवश्यकता होगी। अब इसे भी भोजन की आवश्यकता है, तो इसे भोजन देने का भी काम, भोजन देने का भी काम अधिवृषण ही करता है। शुक्राणु को जाना है शुक्र वाहिका से शुक्र वाहिनी तक, शुक्र वाहिका से शुक्र वाहिनी तक जाना है, और शुक्र वाहिका से शुक्र वाहिनी तक जाने में, शुक्र वाहिका से शुक्र वाहिनी तक जाने में यह रास्ता भी प्रदान करता है, रास्ता भी प्रदान करता है। निषेचन जिस समय होता है, अंडाणु शुक्राणु से संलयित होता है, यह शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है, तो शुक्राणु में गति है, और गति तभी करेगा जब इसका परिपक्वन होगा। और निषेचन के समय अंडाणु और शुक्राणु के संलयन के लिए परिपक्वन की आवश्यकता होती है, तो शुक्राणु का परिपक्वन भी अधिवृषण में ही होता है, शुक्राणु का परिपक्वन भी अधिवृषण में ही होता है। आखिरी कार्य है, इसमें कर्माणु कुंचन गति होती है, कर्माणु कुंचन गति होती है, और कर्माणु कुंचन संकुचन और शिथिलन होता रहता है, और इसी संकुचन और शिथिलन के कारण, क्योंकि अभी शुक्राणु खुद गति नहीं कर सकता है और परिपक्वन होगा इसमें तब आगे गति करेगा, ये संकुचन और शिथिलन द्वारा ये आगे की तरफ शुक्राणु को शुक्र वाहिनी में। अब सवाल उठता है शुक्र वाहिनी क्या है? शुक्र वाहिनी अधिवृषण ही आगे शुक्र वाहिनी के रूप में सतत होता है, ये अधिवृषण ही आगे शुक्र वाहिनी के रूप में सतत होता है, और शुक्र वाहिनी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। शुक्र वाहिनी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब ये जो 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा है, शुरू में तो ये भी अवबलित होता है,
लेकिन आगे जाकर के सीधी हो जाती है। शुरू में ये वलित होती है और आगे जाकर के ये सीधी हो जाती है। यहां मान लीजिए कि मूत्राशय है, तो इधर से आती है मूत्रवाहिनी। ये जो शुक्रवाहिनी है मूत्रवाहिनी के ऊपर से आकर के मूत्राशय में प्रवेश करती है। ये जो शुक्रवाहिनी है मूत्रवाहिनी के ऊपर से आकर के शुक्रवाहिनी में अर्थात फंदा बना करके प्रवेश करती है, फंदा बना करके प्रवेश करती है। तो ये है शुक्रवाहिनी। फिर से सुनिए, अधिवृसन ही आगे शुक्रवाहिनी के रूप में सतत होता है। अधिवृसन ही आगे शुक्रवाहिनी के रूप में सतत होता है। इसकी लंबाई लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। यह प्रारंभ में वलित होता है लेकिन आगे चल करके सीधी होती है और सीधी होकर के नलिका के ऊपर से फंदा बना करके मूत्राशय में प्रवेश करती है, मूत्राशय में प्रवेश करती है। इसके बाद शुक्राशय। शुक्राशय पढ़ाने से पहले मैं एक दो टॉपिक पर और चर्चा कर दूं। अभी तक मैंने शुक्रवाहिनी पर चर्चा की है। शुक्रवाहिनी के बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है यहां शुक्राशय। उससे पहले एक चीज और है, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग पर भी हम चर्चा करेंगे, मूत्रमार्ग पर भी चर्चा करेंगे। और इससे पहले है मूत्राशय। इससे पहले मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर मूत्राशय। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है और इसी में मूत्र नलिका खुलती है, दोनों तरफ की मूत्र नलिका। और मूत्र नलिका को फंदा बना करके शुक्रवाहिनी आकर के, शुक्रवाहिनी आकर के। इसके बाद है शुक्राशय। इसके बाद है शुक्राशय। यह एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथि होती है। शुक्राशय एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथि होती है। ध्यान से सुनिए, शुक्राशय एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथि है। ध्यान से क्लियर रखिए, शुक्राशय एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथि होती है। यह क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्रावन करता है। यह क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्रावन करता है जो वीर्य के लगभग 80% भाग, वीर्य के लगभग 80% भाग को यही क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य बनाता है। क्षारीय है, इसकी पीएच लगभग होगा 7.4 से 7.8 के बीच, 7.4 से 7.8 के बीच। क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या होता है ये जान लीजिए। क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, आइनिसिटॉल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सेमिनोजेलिन होता है और बहुत सारे पदार्थ है। तो क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में फ्रुक्टोज होता है, आइनिसिटॉल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सेमिनोजेलिन होता है। ये सब प्रेजेंट होता है क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में। देखिए, ये फीमेल बॉडी में कहीं नहीं बनता है, फीमेल बॉडी में कहीं बनता ही नहीं है फ्रुक्टोज। तो जब किसी लड़की के साथ या महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, लड़की के साथ या महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, अर्थात कभी कभी मान लीजिए यौन उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो उस केस में कैसे पता किया जाए कि जिस लड़के पर आरोप लगा है वो सच में दोषी है या नहीं? तो इस फीमेल बॉडी में देखा जाता है,
कि फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। अगर फ्रुक्टोज प्रेजेंट है तो दुर्व्यवहार हुआ है। अब कौन किया है, इसके लिए उसमें डीएनए टेस्टिंग होगी। इसके लिए उसमें डीएनए टेस्टिंग होगी। ये जो आपका ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, क्योंकि शुक्राणु को आगे बढ़ना है, तो शुक्राणु को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके जाना है माता के योनि में, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य ही है अंडाणु को संलयित करना। तो मादा के योनि में जब जाएगा तो ध्यान से समझने योग्य है, ये जो शुक्राणु है इसको गति करवाना है विपरीत कर्माणु कुंचन गति, जिससे ये अंडाणु के तरफ पहुंचे, योनि से अंडाणु के तरफ पहुंचे। तो यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो मादा के योनि में शुक्राणु को गमन करने के लिए स्वतंत्र करता है। यही कर्माणु कुंचन गति करवाता है। कर्माणु कुंचन गति प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही करवाता है, दूसरा कोई नहीं करवाता है देवी और सज्जनों, कोई नहीं। ये बात याद रखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही। और एक और बात, मादा के योनि में शुक्राणु की गति लगभग 5 mm पर मिनट होता है। इस रफ्तार से अगर कोई शुक्राणु जाएगा तभी मादा के अंडाणु को निषेचित कर पाएगा। यही स्पीड होनी चाहिए शुक्राणुओं की गमन के लिए। तो ये है आपका शुक्राशय। शुक्राशय एक जोड़ी ध्यान समझिएगा, यह एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथि होती है, जिससे क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्रावन होता है, जो वीर्य के 80% भाग को बनाता है। इसमें फ्रुक्टोज, आइनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सेमिनोसेलिन आदि प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। फ्रुक्टोज फीमेल बॉडी में कहीं नहीं बनता है। अगर किसी मादा के साथ या लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, यौन उत्पीड़न होता है या बलात्कार होता है, तो उस केस में यही देखी जाती है कि उस महिला या लड़की के शरीर में फ्रुक्टोज प्रेजेंट है या नहीं है। आशा करते हैं यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। शुक्राशय के बाद है अस्खलन वाहिनी। ध्यान से समझिए, शुक्राशय के बाद है अस्खलन वाहिनी। तो शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और मूत्रमार्ग एक छोटी नलीनुमा संरचना में खुलती है। मैंने क्या बोला? शुक्राशय, शुक्रवाहिनी और मूत्रमार्ग एक छोटी सी वाहिनी के रूप में खुलती है, एक छोटा सा संरचना का निर्माण करती है, जो भी एक जोड़ी होती है दोनों तरफ से, जिसे हम कहते हैं अस्खलन वाहिनी, जिसे हम कहते हैं बाबू रे अस्खलन वाहिनी। अस्खलन वाहिनी के बाद जो आपका टॉपिक है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब सवाल उठता है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसे कहेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या? ये आपका मूत्राशय था, यहां से आगे बढ़ा इस मूत्रमार्ग, तो ये मूत्रमार्ग के चारों तरफ अखरोट के आकार का, मूत्रमार्ग के चारों तरफ अखरोट के आकार का, यह सिंहारे जैसे, याद रखिए सिंहारे जैसे भूरे रंग की एक ग्रंथित संरचना पाई जाती है, जो कई पिंडों में बटी होती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। फिर से सुनिए, तो अस्खलन वाहिनी के नीचे मूत्र मार्ग पर सिंघारे के आकार की एक भूरे रंग की ग्रंथिल संरचना पाई जाती है, जो कई पिंडों में बटी होती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि कई पिंडों में बटी होती है और इससे भी कई पदार्थ का, तो इससे भी सफेद रंग का अम्लीय पदार्थ का स्रावन होता है। इससे भी सफेद रंग के अम्लीय पदार्थ का स्रावन होता है। जिस सफेद रंग के अम्लीय पदार्थ को जो
वीर्य के लगभग 15 से 20% का निर्माण करता है। जो वीर्य के लगभग 15 से 20% भाग बनाता है। यह सफेद रंग के पदार्थ, सफेद रंग के अम्लीय पदार्थ का स्रावन करता है, जो वीर्य के लगभग 15 से 20% भाग बनाता है। जो वीर्य के लगभग 15 से 20% भाग बनाता है। इसमें होता है सिट्रेट, इसमें होता है बाबू सिट्रेट, फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज, सिट्रेट होता है, इसमें होता है सिट्रेट, सिगरेट नहीं बोल रहा है, सिट्रेट, इसमें होता है फॉस्फेटेज। क्या है बाबू? फॉस्फेटेज। इसके अलावा इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में लाइसोजाइम, इस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में लाइसोजाइम होता है, हाइल्यूरोनिडेज होता है, हाइल्यूरोनिडेज होता है, लाइसोजाइम होता है, हाइल्यूरोनिडेज होता है, पेप्सिनोजन होता है। तो ये सब पदार्थ किसमें? जो प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट स्राव स्रावित करता है, जो प्रोस्टेट स्राव वीर्य के लगभग 15 से 20% भाग का निर्माण करता है, जिसमें सिट्रेट, फॉस्फेटेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, हाइल्यूरोनिडेज, पेप्सिनोजन आदि उपस्थित होता है, आदि उपस्थित होता है। यह जो द्रव है वो सफेद रंग का अम्लीय पदार्थ है, सफेद रंग का अम्लीय पदार्थ है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। सवाल उठता है वल्वोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। तो जैसे ये था, यहां पर एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या 1, इसके जस्ट नीचे 2 छोटी सी ग्रंथिल संरचना होती है। जिस छोटी सी ग्रंथिल संरचना को वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, इसी को काउपर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये देखिए वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि किसके नीचे होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि ठीक नीचे, और ये एक जोड़ी होता है। ये कितना होता है बाबू रे? एक जोड़ी होता है। और यह गाढ़े पारदर्शी व चिपचिपा, गाढ़े पारदर्शी व चिपचिपा क्षारीय द्रव का स्रावन करती है, क्षारीय द्रव का स्रावन करती है। कहोगे क्यों? ये गाढ़े होता है, पारदर्शी होता है, चिपचिपा होता है, क्षारीय द्रव होता है, क्योंकि जिस समय पुरुष मूत्र का त्याग करता है, पूरे मूत्र मार्ग अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने का कारण है क्योंकि मूत्र का पीएच मान अम्लीय होता है। तो अम्लीय वातावरण में शुक्राणु ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो इस अम्लता को दूर करना है। ये जो गाढ़े पारदर्शी चिपचिपा क्षारीय द्रव का स्रावन होता है, ये इस मार्ग को सनेहक व चिकना बनाता है, मूत्र की अम्लता को दूर करता है, और इसी के कारण वीर्य चिपचिपा होता है। इसी के कारण वीर्य चिपचिपा होता है। किसके कारण? तो वल्वोयूरेथ्रल स्राव के कारण या काउपर स्राव के कारण ही वीर्य चिपचिपा होता है। वीर्य क्या होता है? चिपचिपा होता है। तो यह भी एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथि है, यह भी एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथि है, यह भी बाबू एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथि है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे सफेद रंग के गाढ़े पारदर्शी चिपचिपा क्षारीय द्रव का स्रावन होता है, जो मूत्र मार्ग की अम्लता को दूर करने का कार्य करता है। यह था वल्वोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। इसके बाद है आपका मूत्र मार्ग। तो मूत्राशय मैंने आपको इस प्रकार बताया, ये यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो मूत्र मार्ग आगे के रूप में एक सक्रिय रास्ता के रूप में आगे बढ़ता है।
ये तो बहुत थैलीनुमा संरचना है ना, इसे मूत्र निकासी के लिए ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और जिस रास्ते से आगे बढ़ता है, मूत्र आगे बढ़ रहा है, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहा जाता है इसे? मूत्र मार्ग। आगे बढ़ती है कहां से? मूत्राशय एक नलिका के रूप में स्खलन वाहिनी से मिलती हुई, स्खलन वाहिनी से मिलती हुई एक नलिका का निर्माण करती है और उस नलिका को मूत्र मार्ग कहते हैं। तो मूत्राशय और स्खलन वाहिनी मिल करके आगे एक नलीनुमा संरचना के रूप में आगे बढ़ती है, जिससे मूत्र शुक्रिय प्रद्रव्य, जिससे मूत्र शुक्रिय प्रद्रव्य, उसके अलावा प्रोस्टेट स्राव, उसके अलावा कॉपर स्राव, उसके अलावा शुक्राणु, ये सब के सब आगे बढ़ते हैं और इसी नलिका को मूत्र मार्ग कहते हैं। ये आगे के सबसे आखिरी में ये मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है, मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। आशा करते यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मूत्र मार्ग के तीन भाग, मूत्र मार्ग के तीन भाग। पहला प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, सबसे पहला प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। दूसरा होता है झिल्ली में मूत्र मार्ग, झिल्ली में मूत्र मार्ग। और तीसरा सिसनीय मूत्र मार्ग, सिसनीय या अस्पंज मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों में, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, झिल्ली में मूत्र मार्ग और सिसनीय मूत्र मार्ग। देखिए अगर साफ साफ लिखिएगा इस प्रकार, इसको इस प्रकार लिखते हैं, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। तो मूत्राशय स्खलन वाहिनी जहां से शुरू होती है और इसके चारों तरफ चूंकि प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, इसीलिए इस मूत्र मार्ग को प्रोस्टेट मूत्र मार्ग कहते हैं या प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर और मूत्र मार्ग की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर। मूत्र मार्ग की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग की लंबाई मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद है झिल्ली में मूत्र मार्ग। तो ये जो झिल्ली में मूत्र मार्ग है, झिल्ली में मूत्र मार्ग, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग और शिश्न के बीच वाले मूत्र मार्ग, बीच वाले को झिल्ली में मूत्र मार्ग कहते हैं। इसे कहते हैं झिल्ली में मूत्र मार्ग। इसी में कॉपर स्राव खुलता है, इसी में कॉपर स्राव स्रावित होता है, जिसे बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी में कॉपर स्राव स्रावित होता है, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। आखिरी है शिश्नीय या अस्पंजी मूत्र मार्ग। यह पूरे शिश्न में फैला होता है, यह पूरे शिश्न में फैला होता है। मैंने क्या बताया बाबू रे? यह पूरे शिश्न में फैला होता है। शिश्नीय मूत्र मार्ग यह पूरे शिश्न में फैला होता है। अब बाकी बच गया वो सब के सब शिश्न के अंदर होगा और यह लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर लंबी होगी, यह लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो आज मैंने इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की। वृषणजालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, स्खलन वाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्रंथि, मूत्र मार्ग। इसके अलावा जो नर जनन तंत्र में केवल और केवल एक संरचना बच गया है, शिश्न, उसको मैं अगले वीडियो में इन डिटेल इन डेप्थ चर्चा करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ।